अंदर किधर जा रहे हो? जी मेरा नाम आहान है और मैं भी इस बर्थडे पार्टी में गेस्ट हूँ। सुनो दोस्तों, इस गरीब भिखारी को देखो। इसका कहना है कि सिंघानिया साहब की बर्थडे पार्टी में ये भी एक गेस्ट हैं। शनाया बेबी घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस भिखारी को जानती हो क्या? नहीं नहीं, कौन है ये भिखारी? मुझे नहीं पता। Who the hell are you? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो। शनाया चलो अब घर चलते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। तभी ठीक उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायज़ादा सर, आप मुझ गरीब की बर्थडे पार्टी पे? आई कैन बिलीव इट। आप मेरी पार्टी पर आए, मैं धन्य हो गया सर। प्लीज 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 प्लीज। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। आहान अपने ससुराल में ही घर जमाई बनकर रहता था और इस बात का मजाक सभी उड़ाते रहते थे। घर पहुंचते ही शनाया का कजिन शौर्य मिल जाता है। गाल घर जमाई, शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? आहान कुछ नहीं बोलता है। तभी शनाया की कजिन सिस्टर आहान अपने ससुराल में रोज ऐसे ताने सुनता था। उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। फिर भी आहान इन सब की गलतियों को माफ कर देता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। भिखारी कहीं का। और उसकी एक मजबूरी थी, जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन तुम लोगों को मेरी हकीकत का पता चलेगा, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बता। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के लोग ही नहीं, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का आहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी।
आहान, अभी हम अंदर होटल रूम में किसी से मिलने जा रहे हैं। आप वहाँ किसी को भी मत बोलना कि आप मेरे पति हैं। आप बोलना कि आप मेरे घर के नौकर हैं, समझे? शनाया, आहान, आपको पता है ना अंदर जो लोग बैठे हैं वो कितने अमीर हैं। अगर उनको पता चला कि मेरा पति ऐसा गरीब कंगाल है तो फिर कितनी बेइज्जती होगी। आहान अपनी बीवी शनाया की बात सुनकर चुप हो जाता है। यह पहली बार नहीं था कि शनाया अपने गरीब पति आहान की बेइज्जती कर रही थी। इससे पहले आहान की बेइज्जती कई बार हो चुकी थी। शनाया और उसके घर वाले आहान को एक ही बदतर समझते थे, लेकिन आहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो आहान को हिदायत दे रही थी। आहान, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अंदर कोई तमाशा खड़ा मत करना। जी जैसा आप ठीक समझे। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। रूपल ये कौन है? गुलाब जैसी खूबसूरत। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया है। आहान के पुराने कपड़े देखकर नाक भून सिकुड़ते हुए पारस पूछता है, अरे फूल के साथ कांटा कौन है? लेकिन तभी आहान बोलता है, जी मेरा नाम आहान है। ओ हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये आहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई थी। Am I right, शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया के फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आहान भैया, मैंने सुना आप किसी बैंक में काम करते हैं, तो कितनी सैलरी है आपकी? लेकिन ये तीनों लड़के हंसते हंसते आहान की बेइज्जती कर रहे थे। 12,000 मिल जाते हैं। कितना? 12,000। और कभी कभी बोनस मिलता है तो 15,000 भी मिल जाते हैं। अच्छी सैलरी। मतलब मेरे ज्वेलरी के अकाउंटेंट से आधी है, पर आजकल के ज़माने में तो इतनी बहुत है। पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की ज़रूरत हो तो क्यों ना आहान भैया को कंसीडर करो। वो बहुत समझदार भी लगते हैं और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, क्यों नहीं प्रेम भाई, 20-25 हज़ार की नौकरी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूँ। अच्छा आयान भैया, आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? आहान को? अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था। आहान के आहान रायजादा होने का किसे पता था? यहाँ तक कि शनाया और उसके घर वाले भी सच से अनजान थे कि इस गरीब आहान की हकीकत कुछ और है। आहान भी यहाँ अपनी हकीकत किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए आहान ने भी इस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जैसे कि आहान ने इन बातों को सुना ही नहीं था। उसने कहा, थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल है। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इधर शनाया आहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार की बातों को सुनकर छिड़ गई। उस आदमी से शराब की बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी। ये इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? हटो मेरे रास्ते से। ए रुक! क्या कहा? मैं घटिया? छोड़ो मेरा। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ का बदला कैसे लेते मैं तुझे बताता हूँ। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। शनाया ने देखा कि एक हाथ ने बियर की बोतल को पकड़ लिया था।
तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते हैं ना, जो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए यहाँ से। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मुझ पे हाथ उठाकर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी है। अहान के इस मोमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। ये मोटा सुअर शराबी मुझे अकेला पाके मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसने शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली का बिजनेस का हिस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शनाया के साथ ऐसा करने की? घटिया आदमी, तुम्हारी जान ले लूंगा। ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए अहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसको सी सजा मिल चुकी है। अगर ऐसे ही चलता ना तो ये मर जाएगा। अरे अहान भैया, आप किस बात से डर रहे हो? और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को यहीं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ये अहान और साथ ही साथ एक नंबर का फट्टू डरपोक भी है। शनाया को अहान पे चिढ़ मच रही थी। शनाया ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ दो इसको। अरे अहान भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो थोड़े ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी अहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ गुंडे अंदर आए। प्रेम मल्होत्रा ने गुंडों को अंदर आते हुए देखा। लगता है इसमें की चमड़ी ना इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी ये ठिकाने नहीं है। कोई बात नहीं, इन सबको मैं मजा चखाता हूँ। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहने के लायक नहीं। मेरे चीते प्रेम भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये गुंडे हमें परेशान करेंगे। मिस शनाया, रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति अहान की तरफ थी। वो अहान जो चुपचाप बैठे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। भाई, अब इन ठल्ले गुंडों का क्या करना है? किसी को बुलाऊं क्या ना दफनाने के लिए? अरे नहीं यार, मेरा स्टाफ देख लेगा। आइए आप बाहर आइए। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही,
वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा खैरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उठाना। लेकर सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर और शनाया अच्छे से जानते थे कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूँ। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों के बिगड़ैले बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। एक मिनट सुन बे, इसके हाथ पैर तोड़ दो और फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो। और याद से इसके चौथे पर मेरी तरफ से इसके मेरे बाप को 2 करोड़ रुपए भिजवा देना। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा, आहान रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विकी भाई सच में पागल है क्या? उस ब्रीफकेस में 50 लाख रुपए कैश थी, जैसा कि विकी भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। आहान, हम ये नहीं ले सकते। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफकेस को बंद करने का मन बना लिया
जैसे ही उसने ब्रीफकेस को बंद करने के लिए अपना हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी और फिर उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूं आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं। आपका जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूं। हम आधे पैसे रख देंगे और बाकी के आधे मतलब 25 लाख रुपए को दे देंगे, ओके? रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। शनाया, आप यहाँ? क्या हुआ है? क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? मेरा वो मतलब नहीं था। आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर, आहान, वो विकी भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं। आपका जो भी डिसीजन होगा, मैं आपके साथ हूं। आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती हैं मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बात सुनकर आहान दंग रह गया। क्या? देखो आहान, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर आहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आहान अपनी बात कर ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान कार खरीदने के लिए शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, इन मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है, जरा देखो उसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आ रही है, ये बात तो वो डिजर्व ही नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूं। ये बात जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने अपने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर कुछ कम हैंडसम नहीं है। तुम उन्हें अपनी बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में आप ये कार ले जा सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। तो चलें? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैसेज खुलने के बाद शनाया हंसने लगी।
उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था। वो कह रही थी नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओह गॉड। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों। मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक लगा दिया। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि एक मिडिल एज्ड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद इस औरत को लग जाता। शनाया, क्या आप ठीक हैं? शनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? शनाया ने शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ। शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर उनकी आंखें भी शार्प हो गई। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उसी हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। एक ही पल के अंदर अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान की साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम, एक घर जमाए होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब है कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते से साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसे लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी की बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमे आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा से सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने का इशारा कर दिया। तभी आहान, शनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने एक आवाज सुनी, माँ, क्या आप ठीक हैं? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह ले ली। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी,
मगर फिर भी न ये कुछ कमाता था और न ही इसके पास कोई जॉब था। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का घर जमाई है? हाँ रतन, पता है तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने तो कह रहा था कि मैंने ये सब जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। तुम्हारे किस हाथ ने मेरे माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन, आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं, सीमा बुआ जी की गलती है। इस पॉइंट पर शनाया को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है? यह लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपने बुआ जी और भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना शनाया ने। वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरे रिश्तेदार कब से हो गए? खून के रिश्ते से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, ऐसे तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारा ये पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपने बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। यह थप्पड़ रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदना रहा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। यह देखकर शनाया को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ये बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ने में सक्षम हुआ। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान को इस मौके की ही तलाश थी। आहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही हो। दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। दूसरी तरफ सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। लोग सीमा बुआ जी की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बहुत बुरा भी महसूस करने लगे।
उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी की ओर भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया। सभी आहान की तरफ देखकर उसे भला बुरा कह रहे थे। शनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए, ये कुछ भी कहे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब जाकर अपना काम करिए, यहां पर वक्त बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शनाया की बात कौन मानने वाला था? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। क्या ऐसे ही लोगों को हड़प कर इसने ऑडी खरीदी है ये? हाँ, नहीं तो क्या? इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुली चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर शनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और शनाया को कोस रहा था। तभी आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा? मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये बहुत ही अच्छा बचाव था, मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूं, क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ जी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है और कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा था। मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट में ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी FIR लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा? आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सुनो लड़के, अब बात साफ साफ कहो, ये चोरी करके सीना जोरी करना सही नहीं है। तुम भी FIR लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा। ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। मैं बेगुनाह हूं,
ये बात मैं साबित कर सकता हूं, और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया, पर मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है। इसलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। आहा ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया ना? अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भागा है। वो क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई, उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन जल्दी खड़े हो जा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग हमारी भी पिटाई ना लगा दें। एक बार की जिल्लत तो चल जाएगी, मगर अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे, सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी, और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है, शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? शनाया, आप ये क्या सोच रही हैं? क्या आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ तो? आप उस बारे में परेशान मत होइए, मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूं। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआ जी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। आहान हाथापाई करने में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी। पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुनकर सीमा बुआ जी शॉक्ड हो गई। अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस आहान से दूरी बनाए रखें। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूं तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से पैसे कमाने हैं। माँ, ये सब कैसे होगा? हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम जाकर अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भी भाभी को यकीन हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसने लगे। सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी, ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी दे दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान की नई कार को देखकर वहां आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? भाभी, मैं मिठाई तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? सीमा बुआ जी को बिना वजह हंसते हुए देखकर
रतन ने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? रतन, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हम तुम्हारे शेखर मामा जी के घर खाने पर गए थे? उस दिन यामिनी भाभी ने घर जमाई को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया था। उसे डांट लगाकर कहीं और जाने को कहा। उसी दिन एक बात साफ थी कि जब तक यामिनी भाभी जिंदा हैं, आहान गिल परिवार में सर उठा के नहीं जी सकता, और मैं ही इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआजी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। सीमा दीदी, आप यहाँ कैसे? क्यों भाभी, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अपनी बात कहने के बाद सीमा बुआजी ने मिसेस यामिनी गिल के जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और अपने बेटे के साथ सीधा घर के अंदर चली गई। सीमा बुआजी और रतन आराम से सोफे पर बैठ गए। भाभी, आपका दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। सीमा दीदी, क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? भाभी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल कुछ दूर गई और शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? क्या हुआ है मॉम? शनाया, बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो। जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान, क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? मॉम, वो थोड़ी बहस तो हुई थी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है। अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दिया। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। क्या हुआ है आहान? क्या घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम हुई नहीं है, आई है। सीमा बुआजी और रतन घर पर आए हुए हैं। पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई। पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ देर के बाद आहान और शनाया घर पहुंच गए। सीमा बुआजी और रतन बड़े ही आराम से पैर फैलाए हुए बैठे थे। जैसे ही यामिनी गिल ने देखा कि उनकी बेटी और दामाद घर लौट आए थे तो उनकी जान में जान आई। अब बताइए सीमा दीदी, आहान ने आपको कैसे परेशान किया है? मॉम, आपको सीमा बुआजी की किसी भी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी झूठी है। एक तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। सीमा बुआजी खुद हमारी कार के सामने आई थी। गलती इन्हीं की थी, और बजाय इसके कि सीमा बुआजी अपनी गलती मानती, इन्होंने सड़क के बीचों बीच तमाशा शुरू कर दिया। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं जानबूझकर अपनी ही जान को खतरे में डाल सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई। आहान, इसने जानबूझकर मुझ पर अपनी कार चढ़ाने की कोशिश की। क्या? आहान ने आप पर कार चढ़ाने की कोशिश की? मिसेस यामिनी गिल को यह मामला बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने आहान और सीमा बुआजी की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन में कहा, सीमा दीदी, ये क्या कह रही हैं आहान? आहान के पास कौन सी कार है? वो तो अपनी फटीचर सी सस्ती बाइक चलाता है। और आहान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी की जान लेने की कोशिश करेगा। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है कि आपका ये निकम्मा घर जमाई बहुत कमाने लगा है। नहीं नहीं, वो कैसे पैसे कमा सकता है? शायद भाभी आपने ही ज्यादा पैसे दे रखे हैं। अब मिसेस यामिनी गिल को भी गुस्सा आना शुरू हो गया। अब शनाया नर्वस होने लगी। शनाया ने आहान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया।
वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई। आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास 25 लाख रुपयों की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया। मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। मॉम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहां से आ गए? शनाया, ये पैसे कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं। शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकाल कर ये कार खरीदी है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी। मॉम, ये पैसे मुझे विकी भाई ने दिए थे। क्या मतलब जो मैंने बात फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच थी? क्या सच में उस विकी भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की एक कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए? क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से कभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक और निकम्मे दामाद को मैं घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मॉम, ऐसा नहीं है, मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है, इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बुरी सजा देनी पड़ेगी। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। सीमा बुआ जी ने बीच में बोला, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, और वो बेशरम इतने पर ही नहीं रुका, उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो, उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना टी शर्ट निकाला। उसकी पूरे बदन पर जगह जगह चोट के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोट रतन को आहान की वजह से लगी थी। दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे मामलों में मुझे मजाक करने की क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है, और यही सच है, रास्ते पर कई लोगों ने ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? मॉम, ये मैंने किया है। अपने दामाद की ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। सुना यामिनी भाभी, और मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने अपनी गलती मान ली है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। मॉम, रतन ने शुरुआत की थी, वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआ जी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआ जी को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे घर में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगी। आहान, अपनी सीमा बुआ जी और रतन भैया से माफी मांगो। यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? आसान सी बात है, मैं आहान से कह देती हूँ। पहली बात कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे।
उसने रतन के साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा आहान को कसकर 2-4 थप्पड़ लगाएगा। क्या क्या आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआजी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, हवा में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं 25 लाख रुपए तो लेकर ही रहूंगी। आहान को यह पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विकी भाई के बारे में हुई बात न सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में भी मान जाती, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआ जी ने गुस्से दिखाते हुए अपने भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ उससे बिल्कुल पैसा ठीक नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझकर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले में बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद सीमा बुआ जी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको एक कुछ बताना था। वो क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उनका? हाँ, याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो कॉलेज में थे। भाभी, क्या आप चाहती है कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा दीदी, अगर आप नाराज हैं तो हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? भाभी, बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतना घबरा गई? जितना मैं उन्हें जानता हूं, वो किसी से हार नहीं मानती हैं, लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। चलो, अब जब सब तय हो गया है तो भाभी, आहान से कहिए कि अपने घुटने पर बैठ के मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आहान, क्या तुमने सुना? सीमा बुआजी और रतन से माफी मांगो। आहान देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफी मांग लोगे तो मैं बीती आ रही सारी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मॉम आपको ज्यादा ही कह रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान चलो, हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान, मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। और तुम भी आहान,
हाँ, जोश होश में यहाँ से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहाँ आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। भाभी, वो नई कार, वो ऑडी मेरे बेटे को दे दो, और जब शनाया वापस आए तब उससे कहना कि मेरे पास 25 लाख रुपए कैश ले आए। क्योंकि मिसेस यामिनी गिल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्होंने चुपचाप हामी भर दी। उनकी हामी को जानने के बाद सीमा बुआ जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, अब तो मेरे पास एक महंगी कार भी है और ढेर सारा पैसा भी। ये निकम्मा आहान तो मेरे लिए बड़ा लकी निकला। अब जब तक मेरे पास वो राज है तब तक मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। जहां एक तरफ कोई आहान की वजह से खुशियां मना रहा था, आहान थोड़ा डिप्रेस महसूस कर रहा था। आहान ने कभी भी मिसेस यामिनी गिल की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लिया था, मगर आज उसे वो बहुत चुभ गई थी। तभी शनाया अपने बिल्डिंग से बाहर आई। उसने आहान की उदास आंखें देखी। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूं, उसका दिल बहुत साफ है, तभी तो खुद से ही पहले वो मेरे और मॉम डैड के बारे में सोचता था। एकदम से शनाया को आहान का चेहरा याद आया और वो भागकर आहान के पास चली गई। शनाया ने उसे हक कर लिया। शनाया, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? आहान, आई एम सॉरी। पता नहीं घुटनों के बल बैठकर उस नालायक रतन से माफी मांगने की बात को तुमने चुपचाप कैसे सुन लिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वो सब सहन नहीं कर पाती। मैं ठीक हूं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, याद है ना? हम दोनों एक टीम हैं। तुम्हें मेरे सामने ठीक होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। शनाया, आपको मुझे कभी भी सॉरी नहीं कहना है। आप कुछ गलती कर ही नहीं सकती। लेकिन मॉम की तो गलती है ना, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा पेश नहीं आना चाहिए था। शनाया अपना और आहान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आहान की आगोश से अपना सर बाहर निकाला और पूछा, तो आज रात हम कहाँ रहने वाले हैं? हम? शनाया, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मॉम ने मुझे घर से निकाला है, आपको नहीं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और घर लौट, बिल्कुल नहीं। अगर मॉम तुमसे माफी मांगकर तुम्हें घर वापस आने का नहीं कहेंगी तो मैं भी घर नहीं लौटूंगी। तो फिर हम रोजवुड स्प्रिंग में चलते हैं। जब से आहान ने वो बंगलो खरीदा था, उसे वहां रहने का एक मौका भी नहीं मिला था। वो चाहता था कि शनाया को वो उसके अपने घर में ले जाए, लेकिन इस वक्त शनाया कुछ और ही फील कर रही थी। उससे कंफ्यूज होकर आहान से कहा, रोजवुड स्प्रिंग? वहां पर तो कोई होटल नहीं है, सिर्फ बंगलोज हैं। हम होटल में क्यों रहेंगे? हम होटल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? रास्ते पर? आप भी ना शनाया, क्या सोच रही है? हम बंगलो में रहेंगे। आहान की बात सुनकर शनाया ने नाक सिकुड़ ली। आहान, अब मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम्हें ब्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। रोजवुड स्प्रिंग में 9 बंगलो हैं और वो 9 के 9 बेचे जा चुके हैं। हमारे लिए वहां कोई जगह नहीं है। शनाया, क्या आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। रोजवुड स्प्रिंग में मेरा एक बंगलो है, बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, वैसा जैसे आपको पसंद आएगा। आहान ने अपनी बात बहुत ही जेन्युइन अंदाज में कही थी। वो ये कोशिश कर रहा था कि शनाया को उस पर यकीन आ जाए, लेकिन एक बार फिर आहान की बात को शनाया मजाक समझकर बोली, हाँ आहान, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? अब चलो। अपनी बात कहते हुए शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। आहान कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को मन में ही रहने दिया। आहान ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं शनाया से जो भी कह रहा हूं, आपको जोक ही लग रहा है। हाँ, तो कुछ कहने का क्या फायदा? लेकिन सच तो यह है कि असल में पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही मेरा है। खैर, जाने दो। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज रात हम रूपल के घर चलते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है और वो वहां अकेली ही रहती है। वो हम दोनों को वहां रहने के लिए मना नहीं करेगी। वैसे तो शनाया ने जब रूपल के घर जाने को कहा, आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन शनाया की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कुछ देर चलने के बाद आहान और शनाया ने टैक्सी रोकी और रूपल के घर जाने लगे। टैक्सी में बैठने के बाद जब शनाया ने रूपल को अपने आने की खबर दी तो उसे सब कुछ बता दिया।
कुछ देर के बाद वो दोनों रूपल के घर के बाहर थे। शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े थे। इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। उसे उठाने की कोशिश करते हुए आहान और शनाया थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आहान की तरफ देखकर स्माइल किया। क्या आज शनाया अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या आहान और शनाया का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या फिर से कोई बीच में आ जाएगा? रूपल के घर में आहान के अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।